कॉलेज 49 में जो इस स्वर्ण जाति के लोग हैं तो सब हाँ VCJ हैं, साथ में हैं ST SC OBC के जो भी हैं, तो मोस्टली जगह तो इनके ही वही रहेंगे और सारी बॉडी इनकी ही रहेगी, फिर भी वहां से क्या न्याय मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी कह रहे हैं कि नहीं एक वर्ग को ही अपराधी ठहरा दिया गया है। तो अब बनाने वाला भी ब्राह्मण, विरोध करने वाला भी ब्राह्मण, स्टे लगाने वाला भी ब्राह्मण, तो ये तो खेल है, ये तो नूरा कुश्ती है। ब्राह्मण जो है वो कभी न्याय नहीं देता, ना न्याय पर है, उसको जज भी नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए ये सामाजिक न्याय नहीं दे सकते और ना इनसे सामाजिक न्याय की उम्मीद है। 118% ब्राह्मण ने किया ना, ठाकुर ने किया, स्वर्ण ने किया है ना, उसके बाद भी कह रहे हैं कि जी नहीं हमारे साथ अत्याचार हो जाएगा। अरे ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो आंकड़े हैं। और आज देश में 13 जनवरी को एक कानून पास होता है UGC के नाम से, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर वो कानून जब आता है तो पक्ष के लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लगातार जो संस्थागत हत्या हो रही थी लोगों की, जैसे रोहित वेमुला है, डॉक्टर पायल तड़वी है, ऐसे होनहार छात्र जो आने वाले भविष्य में देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वो उनकी हत्या हो जाती है और उसको लेकर फिर कानून बना और उस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे भी हो गया। तो ऐसे में विजय जी मेरे साथ हैं, रमन जी हमारे साथ हैं, वर्मन जी हमारे साथ हैं और अम्बेडकर जी हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी विजय जी क्या कहेंगे? मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो 13 जनवरी को ये जो UGC का जो आया, इसमें ST SC OBC वीकर सेक्शन EWS है, महिला और दिव्यांग सबको रखा हुआ। जो वीकर सेक्शन EWS में आते हैं उसमें तो सवर्ण श्रेणी के लोग हैं, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर एक क्वेश्चन एक ये आता है कि नहीं ये हमको पहले ही विरोधी साबित कर दे रहे हैं। तुम अपने आप को विरोधी क्यों मान रहे हो भाई? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम आजाद रहो, तुम पहले से अपने आप। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा करते हो, ये गलत है। इसलिए हम और ये सरकार जो इस तरीका से लाई है, ये सरकार सिर्फ थर्मोमीटर लगा के चेक कर रही है कि कहाँ कितना करंट आ रहा है। बाकी सरकार है ना, दोनों ही इन सबको ना बेवकूफ बनाना चाह रही है और ये सरकार का एजेंडा है, वो अपने एजेंडे को तो सवर्णों ने तो अपना करंट दिखा दिया ना सर, स्टे करवा लिया। बहुजन समाज तो बिल्कुल शांत है। हाँ, तो अब बाकी जो दलित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, वो भी इस चीज को करेगा। अब 11 तारीख को भी प्रोग्राम होने वाला है, हम लोग इसका विरोध करेंगे कि जो पायल तड़वी के साथ, दिनेश सोलंकी के साथ, राहुल वेमुला हुआ, अनिल कुमार हुए, सुनीता हुई, इन सब के साथ जो अन्याय हुआ है, तो उसी को देखकर तो ये बनाया गया है और इसमें बहुत सारे कमियां हैं। अब इसकी जो कमेटी बनेगी, कमेटी में मोस्टली सब यही लोग रहेंगे, जितनी भी इसी जो कानून सरकार लाई और फिर सरकार लाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो एक जो 3-4 दिन में जो एक खेल चला, उससे एक तस्वीर क्लियर हुई है। उससे तस्वीर ये क्लियर हुई है कि जो लोग हिंदू थे बड़े, वो सबको हिंदू कह रहे थे, उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वो सबको हिंदू कहते थे। तो अब जैसे वो कानून आया सबके सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उसके बाद जो बड़ा वाला हिंदू था वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गया कि हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और ये बाकी जो लोग शूद्र हैं, ये बाकी जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है। तो ये एक चीज क्लियर इसमें हुई है। जो हमारा पिछड़ा समाज था, उस पिछले समाज को भी थोड़ी कहीं ना कहीं समझ आई। दूसरी बात, जिस UGC की बात कर रहे हैं, UGC जो 2012 में UGC था, उसमें SC और ST के लिए प्रावधान थे सजा के। जो अगर SC ST के साथ कोई घटना घटेगी किसी भी संस्थान में, तो उसको जो है न्याय मिलेगा। ये जो अब इसमें जो दोबारा आया था, ये पिछड़े वर्ग को उसमें जोड़ा गया था। जो पिछड़ा वर्ग था उसके साथ भी शोषण आधार बनाएगा, रोहित वेमुला और पायल तड़वी बनाए गए, पिछड़े समाज से थे। तो अब जैसे ही पिछड़े समाज के लिए सरकार ने कोई कानून बनाया, तो जनरल कास्ट जो लोग हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, जो अपना को हिंदू कहते थे और उनको हिंदू गिनाते थे लड़ने के लिए, तो ये तस्वीर क्लियर हो गई कि वो वही हिंदू, बड़ा वाला हिंदू, उस हिंदू की विरोध कर रहा है। तो ये सामाजिक न्याय की बात कोई भी करेगा तो यहाँ जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो उसका विरोध करेंगे। यही आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए? सुप्रीम कोर्ट तमाम ब्राह्मण लोग बैठे हुए। क्या ब्राह्मणों को जो SC ST OBC है उसको अधिकार नहीं, उसको न्याय नहीं देना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट भी दोगला है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी चलन जो मनुवादी जो लोग हैं, संघी लोग हैं, वो इसको चला रहे हैं। कॉलेज 49 में जो इस स्वर्ण जाति के लोग हैं तो सब हाँ VCJ हैं, साथ में हैं ST SC OBC के जो भी हैं, तो मोस्टली जगह तो इनके ही वही रहेंगे और सारी बॉडी इनकी ही रहेगी, फिर भी वहां से क्या न्याय मिल सकता है? लेकिन इसके बावजूद फिर भी कह रहे हैं कि नहीं एक वर्ग को ही अपराधी ठहरा दिया गया है। तो भाई जब तुमने अपराध नहीं कर रहा है, तुम नहीं करते हो, तो तुम अपने आप को अपराधी क्यों मान रहे हो? भाई वो तो एक कमेटी बनेगी, वो फांसी थोड़ी दे रही है, वो कमेटी बनेगी, वो बताएगी। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए फिर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहां जाके अपनी बात रख सकते हो, लेकिन पहले ही अपने आप को अपराधी मान बैठे हैं, जो गलत है। ठीक है।
मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा। जी। ये जो यूजीसी वाला कानून आ रहा था, जी। ये पूरे देश के जो लोग हैं, जो जो या किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, इसमें खाली SC ST के लिए नहीं था ये, कि इसमें SC ST या OBC समाज है। इसमें जैसे धर्म या मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म के छात्र हैं उनके साथ भी शोषण होता है। जैसे हमने पिछली बार देखा होता, कश्मीर के जो छात्र पढ़ते थे उनके साथ शोषण हुआ है। इसमें ईसाई धर्म के साथ शोषण होता है, इसमें सिख धर्म के साथ शोषण होता है। तो किसी भी धर्म के हों और महिला हो, वो सभी के हित में था। जो भी कमजोर कम्युनिटी है यहाँ, इसमें अभी लोग क्या देख रहे हैं इसको, कि इसको SC ST OBC जोड़ रहे हैं, जबकि इसमें सभी पूरे देश के जो लोग हैं, जो पूरे देश में किसी के भी साथ अगर कोई घटना घटेगी या शोषण होगा तो उसके लिए कानून आ रहा था। इसका विरोध कौन कर रहा था? इसका विरोध ये ब्राह्मण लोग कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। और दूसरी बात, जितने भी संस्थान है, टोटल संस्थानों में कौन लोग हैं? ज्यादातर 99% ब्राह्मण लोग भरे हुए इसमें। तो अब इसमें अगर कोई कमेटी गठित होती है, हाँ, तो वाइस चांसलर ही तो उसका इंचार्ज है। इसमें एक नई भी चीज जो जोड़ी जा रही है, ये है क्योंकि इसमें अगर कोई भी कमेटी गठित होगी किसी भी घटना की जांच करने के लिए, तो उसमें जो है, जो कमेटी बनेगी उसमें हर समाज का व्यक्ति रखा जाएगा। तो अब इनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें हर समाज का रहेगा तो वो न्याय करेगा, या तो इनके लोग हो वो जांच करें, वो जांच करके अपने पक्ष में लेते हैं। तो इसलिए ये न्यायप्रिय नहीं है। ये जो यहाँ के ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग, वो न्यायप्रिय नहीं है। इस बात को अंग्रेज भी कह गए 1919 में, कि ब्राह्मण जो है वो कभी न्याय नहीं देता, ना न्यायप्रिय है, उसको जज भी नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए ये सामाजिक न्याय नहीं दे सकते और ना इनसे सामाजिक न्याय की उम्मीद है। और जो हमारा पिछड़ा समाज है, उसको अभी 11 तारीख को शायद आंदोलन की घोषणा हुई है, और पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज और हमारा जो आदिवासी समाज, तमाम लोग हम UGC के जो पक्ष में है, जो सरकार ला रही है वही कानून हम लेकर रहेंगे। अनाथ इसके, अगर वो इसको बदलती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्टे तो लगा दिया है, मगर हम फिर दोबारा रोड पे आएंगे और इसको कानून को वापस लेंगे, जैसे 2 अप्रैल को आए थे। जी, वर्मन जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? पूछिए क्या। सवाल मेरा वही है, UGC पहले आता है, फिर रोक लग जाती है, स्टे लग जाती है। थोड़ा सा विस्तार से समझाएं, क्योंकि आपने रोहित वेमुला एक्ट तमाम चीजें पढ़ी हुई। UGC ना तो आया था ना गया। थोड़ा सा zoom कर लें। ये दुम चल रहा है, दुम चल रहा जी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये अधिनियम बना और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा UGC को, आप तुरंत एक्ट बनाइए, टाइम बाउंड दिया और एक्ट बन गया। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जी, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे और ठाकुर साहब थे, और उसके अंदर 70% जो सदस्य थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, और उन 70 में से 70% लगभग स्वर्ण जाति के लोग थे। बात समझ रहे हैं? उन्होंने ये ड्राफ्ट किया और एक्ट बना दिया, जो 13 तारीख को लागू हुआ, बना, इनेक्ट हुआ 26 जनवरी को। अब बनाने वाला भी ब्राह्मण, विरोध करने वाला भी ब्राह्मण, स्टे लगाने वाला भी ब्राह्मण। तो ये तो खेल है, ये तो नूरा कुश्ती है। तो क्या खेल, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, इस एक्ट के पीछे खेल क्या खेला जा रहा है? देखो, ऐसा है, कोई भी नियम बुरा नहीं बनता है, उसको पालन करने वाले बुरे होते हैं। बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर पालन करने वाले सही नहीं होंगे तो वो बुरा साबित हो जाएगा। ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट और आपकी UGC की जो कमेटी कह रही है कि 118% जो अत्याचार के मामले हैं वो बढ़े हैं, कौन कर रहा है? 118% ब्राह्मण ने किया ना, ठाकुर ने किया, स्वर्ण ने किया है ना। उसके बाद भी कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारे साथ अत्याचार हो जाएगा। अरे ये तो प्रत्यक्ष है, ये तो आंकड़े हैं। 118% मतलब उत्पीड़न बढ़ गया, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया, और वो कह रहे हैं जी हमारी संभावना है कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो न्याय का उदाहरण नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, यानी कि बैकवर्ड्स को अपने पाले में लाने के लिए ये खेल रचा था। मैं अभी एट्रोसिटी एक्ट की बात कर रहा हूँ जी। एट्रोसिटी एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रॉन्ग किया। उसमें सेक्शन 17 ये कहता है कि आप जिले पे और उप जिले पे आप कमेटी बनाएंगे, आप रिव्यू एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, जो उसकी तय करेगी कि उसको न्याय मिला नहीं मिला, उसको रिलीफ मिला नहीं मिला, न्यायिक सुविधा मिली नहीं मिली। पूरे भारत में कहीं भी कोई कमेटी नहीं बनी है। और ब्राह्मण नहीं, स्वर्ण नहीं, दलित का जो सांसद विधायक वो भी नहीं जानता। तो संविधान या नियम बनाने ही पर्याप्त नहीं होता, उसका अनुपालन करना पर्याप्त होता है। वो इम्प्लीमेंट कैसे हो? संविधान में क्या नहीं है? क्या है एट्रोसिटी एक्ट पे? एट्रोसिटी एक्ट क्या लागू है? सजा कितनों को मिलती है?
राजनीति इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे अच्छा, हैं। राजनीति से सवाल होता है वर्मन जी, अभी बहुजनों की सबसे बड़ी नेता मैं कहूँ आयरन लेडी हैं, वो भी समर्थन कर रही हैं इसका। ममता बनर्जी हैं, वो भी कह रही हैं। अखिलेश यादव हैं, वो भी अपना स्टैंड ले लेते हैं। तो क्या ये राजनीति की वजह से है? क्या राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक स्थिति को ऐसा नकार दिया है, जाता है? राजनीति की मजबूरियां हैं वोट। अगर दलित के साथ में आपका वोटर, चाहे वो गुजर हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो आपका वोट है, अगर वो उत्पीड़न करता है तो आंख बंद कर लेता है। मेरी बात समझ रहे हो? और जो उसका विरोधी है वो उससे, जैसे कि मान लीजिए आज दलितों के नेता हैं, चाहे कोई कोई भी पार्टी का हो, मुस्लिम के साथ, मुस्लिम अगर उत्पीड़न करता है दलितों के ऊपर तो चुप रहेगा, बिल्कुल बोलेगा ही नहीं। और जैसे ही ठाकुर ने कर दिया, हंगामा कर देगा, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। क्यों भाई? वहां बलात्कार नहीं हुआ क्या? वहां मर्डर नहीं, जान नहीं गई क्या? अगर मुसलमान करता है तो भी जान जाती है, अगर गुजर करता है तो भी जान जाती है, और अगर ठाकुर करता है तो भी जान जाती है। बेवा तो होती है ना। तो फिर कौन कर रहा है? ये राजनीति है और कुछ नहीं है। ये समाज में जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पनप रही है ना, इसका कारण है कि मुट्ठीभर लोग शासन कर रहे हैं, मुट्ठीभर लोग शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और ये चलता रहेगा जब तक सामाजिक आधार पर आपका संगठन मजबूत नहीं होता है, जब तक आपका प्रेशर ग्रुप नहीं बनता है, जब तक आप अधिकारी और नेता को सेवक की भूमिका में नहीं लाते, उससे सवाल नहीं करते, उस तक तो ये चलता रहेगा। चाहे भगवान भी उतर के एक बार एमपी बन जाए ना, तो भी यही काम करेगा लोकतंत्र में। प्रेशर ग्रुप तो है ना भीम आर्मी सर? मैं भीम आर्मी एक छोटा सा संगठन है सर, पूरे अरे सुनो मेरे भाई, सुनो, बाम से दुनिया का सबसे बड़ा संगठन था। क्या हुआ उसका? टुकड़े हो गए। क्या हुआ? क्या करा उसने? उसने बहुजन समाज पार्टी खड़ा कर दिया। भीम आर्मी कल आजाद समाज पार्टी खड़ा कर देगी। हल क्या होगा? वही जो आज मायावती का असर है, कल उसका हो जाएगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि वो एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन, उसकी नीति रीति और उसका नियंत्रण सामाजिक आधार पर हो, गैर राजनीतिक हो, जो संवैधानिक मुद्दों पर, उनके जो जन कल्याणकारी नीतियों पर निगरानी रखे और उन्हें इम्प्लीमेंट कराने की व्यवस्थाएं करें। तो अब इस यूजीसी एक्ट पे क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा, कुछ नहीं होगा। क्या कोई बड़ा आंदोलन होने की उम्मीद है? कुछ आंदोलन तो बहुत हुए, आंदोलन हुआ नहीं था क्या? 2 अप्रैल नहीं हुआ था क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हो गया? क्या अन्याय हो गया? डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया क्या? दलित पूरे सड़क पर आए, 17-18 बच्चे, जवान बच्चे हमारे गए, क्या हुआ उसमें? चंद्रशेखर से पूछ लो कि नगीना के अंदर कमेटी बनी हुई है क्या एट्रोसिटी एक्ट की? जो अल्ले बोल रहे हैं, बोलो उनसे, पूछो क्या बना रखी है कमेटी? क्या कभी गए आप उस कमेटी के अंदर? जो 3 माह के अंदर होती है रिव्यू कमेटी, क्या गए कभी? गठित ही नहीं है। मायावती जी, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, कोई गठन नहीं हुआ किसी कमेटी का। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हमने संविधान का ईमानदारी से पालन नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि राजनीति होती रहे, अत्याचार होता है, हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, एक इधर पक्ष में एक उस पक्ष में। लोकतंत्र थोड़े दिनों बाद अपना प्रभाव खत्म कर देगा इस तरह, है ना? ठीक। तो विजय जी लास्ट में सवाल मेरा है, तमाम राजनीतिक नेता हैं वो लगातार इस पे खामोशी बनाए हुए हैं, चाहे बहन जी हो, अभी अखिलेश यादव जी का भी उस तरीके से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव जरूर बोल रहे हैं, ममता बनर्जी भी ने भी अपना स्टैंड ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे बहुजन नेता है वो अगर दलितों के, पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो वो शांत लगा जाती है। इसमें 2 चीज में देख सकता हूँ। जैसे अभी EWS कानून पास हुआ और उसमें जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां थी, सभी पार्टियों ने समर्थन किया। मगर जैसे UGC जो कानून था, वो उसको सरकार ने जो है रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसमें जितने भी हमारी पार्टियां थी, किसी ने भी हल्ला बोल नहीं किया, सिर्फ एक आदमी के अलावा। वो एक आदमी अकेला, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई हैं, जो भीम आर्मी के चीफ हैं, वो उस पर सिर्फ मुख्य रूप से बोल रहे हैं। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सब शांत हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है बहुजन समाज के लोगों के लिए, कि बहुजन समाज के नेता, जिनसे बहुजन समाज बड़ी आस लगाता है कि वो हमारे हितों के लिए खड़े होंगे, हमारे हितों की आवाज उठाएंगे, तो वहाँ वो लोग शांत लगा जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए अभी जो हमारे एक वक्तागण बोल रहे थे कि हमको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, जो जितने भी नेता हैं, वो चाहे सांसद हो, मंत्री हो, संतरी, कोई भी हो, मतलब उनको प्रेशर करना बहुत जरूरी है। जैसा भी आपने देखा होगा
जो हिंदूवादी लोग जो अपना को कट्टर हिंदू मान रहे थे और मोदी को भी कट्टर हिंदू कह रहे थे वो कि एक देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो कट्टर हिंदू है, जो देश में हिंदू राज लाएगा, हिंदू को बचाएगा। जैसे उसके कानून को मोदी ने लागू किया या लागू करने की कोशिश की, तुरंत वो सारे कट्टर हिंदू उस हिंदू को तेली बना गए कि ये तो एक तेली है, ये हमारे विरोध में है। तो ऐसा हमारे समाज को उनसे सीखना पड़ेगा। अगर हमारा कोई भी नेता हमारे हित की बात नहीं करता है तो उससे सवाल जवाब करना हमारा दायित्व बनता है, और अगर हम सवाल जवाब नहीं करेंगे तो वो तानाशाही बनेगा, और तानाशाही में जब तानाशाही नेता बन जाता है तो फिर नुकसान समाज को होता है। तो अभी जो हम लोग आज हमारी मीटिंग यहाँ पे थी जिसमें समाज के मुख्य लोग आए थे, इसी पे हम काम कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जो ये नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं या सरकारें हैं, उन पर प्रेशर बनाया जाए कि वो हमारे कानून के खिलाफ कोई खिलवाड़ करोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों, इस समय मैं संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के आश्रम में था और तमाम लोगों को आपने सुना है। वर्मन जी, विजय जी, लगातार ये लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं और इस कानून को लेकर ये लोग सक्रिय भी हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भी हैं। आप चंद्रशेखर जी को भी आप सुनी, उनके तमाम बयानों को भी आपने सुना होगा। लाइव आकर उन्होंने तमाम चीज़ें समाज के लोगों को बताई भी हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये यूजीसी का जो नियम है, ये यूजीसी का जो कानून है, वो किस ओर जाएगा। क्या फिर से 2 अप्रैल दोहराया जाएगा या फिर मामला फिर से वही कोर्ट के चक्रों में ही उलझ जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।